नमस्कार दोस्तों, नो बुक चैनल में आपका स्वागत है। रीट 2020 जिसका एग्ज़ाम सितंबर में अभी तक संभावित है कि हो सकता है, उसके लिए हमने मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की हुई है। इससे पहले मैं आपको घातांक पढ़ा चुका हूँ, वर्गमूल और घनमूल भी पढ़ा चुका हूँ। आज हम तीसरी क्लास ले रहे हैं इसी की, पॉलिनोमियल्स गुणांक की। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन में काफ़ी रिलेशन है आपस में, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल्स को। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स फॉर रीट 2020। पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल शुरू करने के लिए हमने इस पॉलिनोमियल्स को कुछ पार्ट्स में बांट दिया है कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, मीन्स परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम? इसकी परिभाषा। परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके कोएफिशिएंट। परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो भी किसी भी वेरिएबल के साथ लगे हुए हैं, जो कि वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। जैसे 6x की अगर मैं बात करूं तो x के साथ 6 लगा हुआ है, तो 6 जो है वो क्या है? एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब यहां पर यह है कि टोटल मिला के कितनी घात है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, कुल मिला के कितनी घात है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं बता रहा हूं आपको, एक आउटलाइन दे रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें कुल मिला के कितनी मद हैं, कुल मिला के कितनी मद हैं। तो यहां हम बात करते हैं टोटल मदों की। कुल मिला के कितनी मद आपको दे रखी हैं, यहां हम देखेंगे किसमें? नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है इसके जीरोस क्या होंगे और या कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो फिफ्थ कंसेप्ट है आपका नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस का मतलब है कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन में हम क्या वैल्यू रखें कि उस पूरी इक्वेशन का मान जीरो हो जाए, ठीक है। वो -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, व्हाटएवर, कि हम उस इक्वेशन में क्या रखें तो उस पूरी इक्वेशन का मान हमें जीरो मिल जाए। दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमको क्या बताती है कि ये जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उस पॉलिनोमियल्स में जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होगा, वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2x 4 माइनस 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। इसमें जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होगा ये क्या है? वेरिएबल है। मतलब जो x या y की फॉर्म है दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। तो जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होगा वो एक कंप्लीट इंटीजर होगा, मतलब पूर्णांक होगा, ठीक है। क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे 3, 4, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 1 है, या फिर 5, 6, कुछ भी हो सकता है, बट होगा क्या? एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर कंप्लीट वैल्यू होगी, लेकिन पॉइंट नहीं होगा। 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है, 2.5 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता। इस तरह की वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी किसी भी वेरिएबल की घात,
क्लियर है? तो ये जो भी आपके पास पॉलिनोमियल्स है, इसका एक फीचर ये है कि जो भी वेरिएबल्स आपके पास है उसके ऊपर जो घाते मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? कंप्लीट इंटीजर मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 इस तरह से पूरी वैल्यू मिलेगी, ना कि पॉइंट्स में मिलेगी। अब सेकंड देखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है, जैसे ये देखिए, इस पे अगर मैंने घात लगा दी -4, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर घात हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो x है बेसिकली क्या है? x - 1 ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको घातांक में पढ़ाया था कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, उसकी घात अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे आती है तो घात जो भी होगी वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, माइनस में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन इसलिए समझा रहा है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके विच इज एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स। तो ये डेफिनेशन है। एक तो आपके पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर घात जो भी है वो पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी बात, नेगेटिव घात नहीं होनी चाहिए, वो ही पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का हिंदी मीनिंग आप देख लीजिएगा, कोएफिशिएंट के नाम से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x की पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल के साथ है, whatever the value is being put with x या means variables, that is known as the coefficient। तो यहाँ पर ये जो है 2, ये एक क्या है? कोएफिशिएंट है। यहाँ पर ये क्या है? 3, ये कोएफिशिएंट है। यहाँ पर क्या है? ये 3, ये क्या है? ये भी एक कोएफिशिएंट है, उसको -3 बोलेंगे अपन। ये सब वैल्यूज क्या है? एक कोएफिशिएंट है। तो वो जो भी वैल्यू आपके पास रखी हुई है आगे, वो सब क्या है? वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन देख चुके हैं, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं हम वो देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। मतलब किसी भी आपको एक समीकरण दे दिया, पूछ लेगा इसकी घात कितनी है। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं। 2x4 - 3x³ प्लस 2x + 1, ये वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री या कह सकते हैं घात कितनी है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है? 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है, तो मेरा आंसर क्या होगा? इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है? 4 है। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है? 4 है। तो इस तरीके से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी इक्वेशन देके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यू कैन फाइंड whatever the maximum power, that is the degree of the given polynomial। तो जो भी मैक्सिमम घात है, अगर एक ही वेरिएबल है, अगर एक ही वेरिएबल है, चर है, तो जो भी अधिकतम घात होगी वो क्या होगी? डिग्री होगी किसकी? पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिग्री के बेसिस पे। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 3, तो इसकी डिग्री या टोटल घात कितनी, इसमें पूछा हुआ है आपसे। तो सिंपल, सबसे पहले आप देख लेंगे वेरिएबल कितना? x², x और 3। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम घात कितनी दे रखी है आपको? 2 दे रखी है। यहाँ पर 1 है, ये तो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी कितनी? क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस
3x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ आपको फाइंड करना है इसकी डिग्री कितनी। इस वाले केस में आपके पास वेरिएबल्स देखने की कितने वेरिएबल्स आपके पास दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए वेरिएबल्स कितने, 1 और 2। ठीक है, अब जहां पर आपको ये जो है वैल्यू, ये कहलाती है टर्म, ये कहलाती है टर्म मतलब मद। तो ये एक मद है, ये दूसरी टर्म मतलब दूसरी मद है, और ये तीसरी टर्म मतलब तीसरी मद है। तो एक मद, दो मद और तीन मद। तो आपके पास टोटल कितनी मद है, 3 मद है, मतलब ये ट्राइनोमियल कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर x की पावर केवल 1 है, यहाँ पर y की पावर केवल 1 है। तो आपको किसी भी टर्म, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, और ये पूरी एक टर्म है, तो किसी भी टर्म में जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो भी पावर दे रखी है उनको आप ऐड कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगी डिग्री उस दिए हुए पॉलिनोमियल की। यहाँ पर कितना है 2, और इसके ऊपर कितनी है 1। देखिए यहाँ अपन घातांक वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे कि अगर बेस सेम है तो अपने को जोड़ना है। यहाँ पे तो अपने को सिर्फ इतना सा बताना है कि डिग्री कितनी है, बस डिग्री कितनी है ये बताने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बाकी कंसेप्चुअली आप इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि बेस क्या है, अलग अलग है। लेकिन एग्जाम में डिग्री पूछी हुई है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना है 2 + 1, 2 + 1 = 3। ये कितना है ओनली 1, और ये भी कितना है ओनली 1। तो आपके पास डिग्री कितनी होगी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि 2 + 1 3। ठीक है, अगर यहाँ पे y के ऊपर 2 लिखा हुआ होता तो 2 और 2 कितनी हो जाती, 4 डिग्री हो जाती इस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स की। तो कितनी टर्म है वो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने आपको बीच में प्लस या माइनस दे रखे हों उसके पहले जितनी भी वैल्यूज है वो सब क्या है, टर्म है। जैसे 2x² y प्लस 3x प्लस y। ठीक है, एक आपको दे रखा है 2x, एक आपको दे रखा है x प्लस y। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें टर्म कितनी है, 1, मतलब मध्य कितनी है यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब ये जो है क्या कहलाएगा, मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। तो ये है मोनोनोमियल, मतलब एक पदीय। एक पद है, एक पदीय। ये कितने हैं, 2 पद हैं, द्विपदीय। ये कितने हैं, 1 2 3 त्रिपदीय। ठीक है, तो एक पदीय मतलब मोनोनोमियल, 2 पदीय मतलब बाइनोमियल या डाइनोमियल, और 3 पदीय मतलब ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछता है कि कौन सी वैल्यू है, उसमें 3-4 आपको इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि इनमें से कौन सी ट्राइनोमियल है, मतलब त्रिपदीय है, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 काउंट कर लेना है, वो क्या होगी आपके पास, ट्राइनोमियल। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी होती, सपोज कीजिए 3 होता, तब भी ये 1 2 और 3 टर्म ही कहलाती। ऐसा नहीं कि तब आप केवल वेरिएबल वाले को काउंट करेंगे, नहीं, टोटल को काउंट करेंगे। 1 2 3 प्लस या माइनस से जितनी वैल्यू सेपरेट हो रही है वो सब क्या है, आपकी टर्म कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरोस की, कि जीरोस क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो भी आपको पॉलिनोमियल देखिए उसका जीरो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए आपको एक वैल्यू दे दी x माइनस 5। अब वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा। इस वाले केस में देखिए, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये सपोज कीजिए दे रखा है p की फॉर्म में दे दिया, p यहाँ पे फंक्शन दे दिया f, या यहाँ पे दे दिया x। ठीक है, अब वो बोल रहे px = x - 5 है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर इसके जीरो फाइंड करने हैं तो जीरो फाइंड करने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है x - 5 ये बराबर किसके होनी चाहिए, जीरो के होनी चाहिए।
कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, तो जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो मेरे कहलाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पूरे का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कोई भी x की वैल्यू रखने पे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x अपनी जगह है, -5 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो 5 - 5 0, इसका मतलब आपका जो 0 है वो क्या है 5 प्लस 5 आपका 0 है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 0 क्या होता है। अब अपन बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ चुके हैं, अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 5x एक दे दिया आपको, दूसरा आपको दे दिया 5x - 2, तीसरा आपको दे दिया 3x की पावर 3 प्लस 2x, और चौथा आपको दे दिया 2x² - 5x + 3। ये देने के बाद उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि त्रिपदीय गुणांक मतलब पॉलिनोमियल है, त्रिपदीय पॉलिनोमियल कौन सा है। तो आपको क्या करना है, ये एक पदीय, एक और दो पदीय, एक और दो पदीय, 1 2 और 3। तो यहाँ पर आपको 3 पद मिल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लस या माइनस से जो भी अलग होगा वो पूरी की पूरी एक टर्म कहलाएगी। तो यहाँ पे आपके स्थिति 1 2 और 3 टर्म है, तो आपका आंसर क्या हो गया, दिस इज योर ट्राइनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसका एक गुणनखंड दे रखा है। गुणनखंड का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए 8 है, सपोज कीजिए क्या दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। ठीक है, अब ये जो 8 आपको दे रखा है, इस 8 को मैं ऐसे बोलूं कि 2 जो है वो इस 8 का क्या है, एक गुणनखंड है, डेफिनेटली है। गुणनखंड का मतलब है कि इस 8 को अगर मैं इससे 2 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, सॉरी 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्या है, 8 का एक गुणनखंड है। अब वो बोल रहा है कि ऐसे ही आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके बाद वो बोलेगा कि ये उसका एक गुणनखंड है। तो अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या बचता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। x³ प्लस a की पावर 3, x³ प्लस a की पावर 3 में x प्लस a का भाग दिया जाए। कहने का मतलब है कि x³ प्लस a³ को डिवाइड किया जाए x प्लस a से, तो शेषफल कितना होगा, ये टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें भाग लगा के नहीं देखना है। इसका मतलब ये हो कि x प्लस a बराबर किसके है, 0 के। इस वैल्यू को आप हमेशा मानिए, अगर ये वाली वैल्यू सिर्फ डिविजिबल है तो ये अपन मानेंगे कि x प्लस a बराबर किसके है, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -a। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x की वैल्यू में -a रख दूंगा गिवन समीकरण। ठीक है, तो -a उसके ऊपर घात कितनी है, b, और ये है प्लस d। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जब मैंने इंडाइसिस पढ़ाया था, घातांक पढ़ाया था, कि माइनस के ऊपर यदि पावर ऑड है तो वो वैल्यू हमेशा किसकी रहेगी, माइनस की ही रहेगी। इसका मतलब ये क्या रहेगा, -a³ और ये क्या हो गया, +a³। दोनों की शक्ल सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या आ गया आंसर। तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ
कुछ नहीं बचेगा, द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन का शून्य है। मजे की बात यह है कि अपने को ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसलिए अपने को लॉन्ग टर्म में नहीं जाके इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 -1 3 -3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि ये जो है ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, अगर मेरे को 3 मिल जाए तो -3 इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, 1 और 1 3 और 3 -3 कितना हो रहा है 0। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले ऑप्शन जो है उसको चूज कर लूंगा। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करूं, तो मैंने क्या चेक कर लिया, 1 को चेक कर लिया, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, और ये जो एक्स इसके लिए 1 था ये भी 1, तो माइनस 1 2 और 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया आपका आंसर 0। क्लियर है, तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर 0 आपका आंसर मिल गया। इससे 1 से, तो आपका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इसका 0 है, तो ऑप्शन यूज करके आप इजीली कर सकते हैं कि कौन सा आपको वैल्यू 0 दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस LX प्लस M। एक इक्वेशन दे दिया आपको एक्स क्यूब प्लस LX प्लस M। ठीक है, फिर वो बोलता है कि यदि मैं इसको x - 1 या x + 1 का भाग देता हूं तो शेषफल जो है वो बचता है 7। ठीक है, तो x - 1 को x - 1 या x + 7 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। तो L एंड M की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरीके बता देता हूँ, पहला तरीका देख लेते हैं। चलिए, ये आपको दे रखी है वैल्यू x - 1 या x + 1 से अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो क्या बच रहा है रिमाइंडर 7। ठीक है, कोई आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आप डिवाइड करते हो x - 1 से या x + 1 से। ठीक है, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 7 बचता है। तो L एंड M की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर ये L और ये M। अब करना कैसे वो देखिए, इस वाले केस में x - 1 को पहले मैं ले लेता हूँ, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो गया 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, x की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, ये बोला हुआ है उसने। तो 1 यहाँ रख देता हूँ, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस L गुणा x 1 है तो L गुणा 1 कितना होगा L ही होगा, प्लस M की जगह तो M ही रहेगा क्योंकि M के साथ कुछ भी नहीं, और ये आपको कितना दे रहा है 7 दे रहा है क्योंकि उसने बोला हुआ है शेषफल कितना बचता है 7 बचता है। ये तो हम करते हैं कि जो भी वैल्यू हमको दी होती है उसको यहाँ रख लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो रिमाइंडर तो हमको यहाँ ऑलरेडी दे रखे कितना 7। अब इस 1 को मैं यहाँ ले जाऊँ, 1 को अगर आप साइड चेंज करोगे तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो L + M 7 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 6। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1। अब अगर मैं x + 1
की बात कर लूँ, अगर मैं x प्लस 1 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 कटेंगे आप 0, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, -1। अब अगर आप x की वैल्यू -1 यहाँ रखें तो आपके पास रिमाइंडर तब भी कितना बच रहा है, 7, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। तो यहाँ रख लीजिए, इस x माइनस x की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1, क्योंकि माइनस में इसीलिए मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ। अगर प्लस में होता तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे। यहाँ कितना आगे पावर q, फिर प्लस l और x क्या है, -1, ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस m, और रिमाइंडर कितना बचा रहा है वो 7 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 7। यहाँ पे देखिए -1 के ऊपर क्यूब है, मतलब ऑड है, तो माइनस में है तो वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। अब ये l को अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा तो कितना रहेगा, माइनस ही रहेगा। और ये जो m है ये तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ x था नहीं, और बराबर किसकी है ये। अब ये माइनस अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचा के -l प्लस m इजिकल टू 1, इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो गया। तो मेरे पास दूसरा समीकरण मिला -l प्लस m इजिकल टू 8। दूसरा समीकरण ये हो गया। अब उसने पूछा l और m की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखिए ये जो समीकरण है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, तो l से l खत्म हो जाएगा, l से l खत्म हो जाएगा। तो l से l कट गया तो बचा कि m और m 2m, और यहाँ 8 बच्चे कितना हो गया, 14। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 14 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू, m की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब हमारे पास ये जो समीकरण है, इसमें अगर मैं l प्लस m बराबर आपको 6 दे रखा है, इसमें m की वैल्यू मेरे को मिल गई 7, तो अगर मैं यहाँ l की जगह कितना लिख दूँ, 7 लिख दूँ, तो मेरे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m इजिकल टू 6 माइनस 7, माइनस बड़ा है तो आंसर भी कितना आएगा, m की वैल्यू। तो इसका मतलब हाँ, m हमको मिल चुका था, तो अब हमने m की वैल्यू रखनी है, सॉरी m की वैल्यू रखनी है। तो m की वैल्यू कितनी है, 7, तो l की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये l, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसका मतलब l की वैल्यू -1 और m की वैल्यू ओनली। क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x³ प्लस 10x² प्लस ax प्लस b माइनस x माइनस 1 तथा x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो a तथा b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसको अपन दोनों तरीके से कर लेते हैं, एक तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस तरीके से भी कर लेंगे, और दूसरा ऑप्शन से भी करेंगे, तो जो आपको सुटेबल लगे एग्जाम में आप उससे कर सकते हैं। चलिए सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन 8, 7 और -18, तो मैं अगर यहाँ पे देखो तो x माइनस 1 बराबर 0 के मानेंगे, तो x बराबर किसकी हो गया, 1। तो मैं x की वैल्यू 1 रख के देख लेता हूँ, है ना, और a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू -18 रख के देख लेता हूँ, तो ये वैल्यू जो है ये इससे पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिवाइड हो सकती है, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करके देखिए, x³ x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो 1 आ जाएगा, प्लस भाई 1 x का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, प्लस 10 ही रहेगा, प्लस a की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कितनी, 7, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 गुणा 1 कितना हो गया, 7, प्लस b की वैल्यू अगर a की है तो b की कितनी, -18, और किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि अगर x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना होगा, 0 होगा। अब चेक कर ली, 10 प्लस 7 17 और 1 18, और ये भी कितना, -18, 0। इसका मतलब मेरा जो पहली वैल्यू है वो 7 है, इसका मतलब मेरा जो a है वो कितना है, 7 है, ठीक है। तो अगर मैं a को 7 रखूं और b को -18 रखूं, इस जो भी समीकरण दे रखा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर सेट हो रहा है। तो अब अगर इससे मेरे को आंसर मिल गया तो ये मेरा पहला आंसर हो जाएगा, टिक कर लूंगा। अगर मेरे को इससे नहीं मिला, ये ऑप्शन 3rd नंबर पर आ रहा है, तो पहले मैं इसको चेक करूंगा, फिर इसको चेक करूंगा, फिर 3rd वाले ऑप्शन को चेक करूंगा, जहां से मेरे को वैल्यू 0 मिल जाएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, x माइनस 1 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है
पी एक्स इजिकल टू 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 को यदि मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना बचेगा? x माइनस 1 को आप बराबर मानिए 0 के, तो इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर किसके हो गया? 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 1 गुना 2 मिलेगा, प्लस 5, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 5 ही मिलेगा, माइनस 3 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? माइनस 3। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका आंसर होगा। 5 और 2 7, और ये कितना? 3 और 2 5, 7 में से 5 में से कितना बचा आपके पास? वो क्या है आपका आंसर। वो क्या हो गया आपका? रिमाइंडर, मतलब शेषफल बचेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आराम से कर पाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं, वो एग्जाम में आपको देता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आप जो दे रखे हैं वैल्यूज उनको कैसे आप ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स को, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए एक वैल्यू दे दी a प्लस बी को ऐड करना है, को जोड़ना है 2a प्लस 3b से। 2a प्लस 3b, कुछ नहीं करना, जैसे अपन 2 को 3 से जोड़ते हैं, 2 को 3 से जोड़े तो क्या करते हैं? 2 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया? 5। शक्ल क्या है? सेम टू सेम। शक्ल क्या है? सेम टू सेम, तभी जोड़ पा रहे हैं। ऐसे ही जब आपके पास वेरिएबल्स हो तो शक्ल सेम हो तो जोड़ पाएंगे। तो a प्लस बी ऐड करना है तो प्लस 2a प्लस 3b, जिसकी शक्ल सेम है उनको जोड़ लीजिए। ये a इस a से सेम है। देखिए ये वेरिएबल के साथ आप सेम वेरिएबल जोड़ेंगे, कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वेरिएबल के साथ हमेशा सेम वेरिएबल जुड़ेगा। तो ये भी a और ये भी है, तो 2a और 1a कितना हो गया? 3 है। ऐसे ये 1b और 3b कितना हो गया? 4b। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3a प्लस 4। 3a प्लस 4। चलिए आगे। सपोज कीजिए वो एक क्वेश्चन देता है आपको 4a² b² माइनस 7/2 ab प्लस 15। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है 2 में से 2a² b² प्लस 3/2 AB प्लस 10/3 घटाने पर क्या मिलेगा? ठीक है, घटाने पर क्या मिलेगा? ऐसे लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या करना है? ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना है, इसका मतलब ब्रैकेट में ये कर लेता हूँ मुझे। इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस जब मैं खोलूंगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब देख लीजिए, सेम में से सेम ही घटा सकते थे। 4 और 2, 4 में से 2 गए, a² b² है, सेम टू सेम शक्ल के हैं वेरिएबल्स। अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 में से 2 गए, कितना बचा? 2a² b²। अब ये माइनस और ये भी माइनस है, जिसका मतलब माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, बट साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस को ऐड कर लीजिए। यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है। अगर बेस किसी भिन्न का बेस जो है वो सेम है, किसी भिन्न का अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर दे रखा, मतलब जो नीचे की वैल्यू होती है, क्या बोलते, हर, अगर वो सेम है तो आप अंश को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, लेकिन रहेगा किसका? माइनस का। और ए भी तो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? 15, और ये कितना है? माइनस 10/3। तो 15 में से माइनस 10/3 घटाने पड़ेंगे। कैसे? एलसीएम लेके 15 दिया 45, 45 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? इसका मतलब ये कितना मिला आपको? ये वैल्यू बढ़ी है, प्लस 35/3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो जैसे अपन
नंबर्स जोड़ते घटाते हैं वैसे ही वेरिएबल्स को जोड़ना घटाना है, कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उन्हीं को जोड़ सकते हैं, सेम वेरिएबल्स को ही घटा सकते हैं। तो मतलब शक्ल सेम है तभी आप जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। अब देख लेते हैं कैसे आप डिवाइड करते हैं किसी भी दिए हुए वेरिएबल्स को और कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है 2/7 AB 2/7 AB को a स्क्वायर माइनस 3b³ अपॉन 2 से गुणा करने पर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके रीड में, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 2/7 AB, इसको गुणा करना है इससे, तो गुणा का साइन यहाँ लगा दिए, a स्क्वायर माइनस 3b³ अपॉन 2। देखिए, जब आपको किसी वैल्यू से गुणा करना है और बीच में अगर माइनस या प्लस दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि जिससे भी गुणा करना है वो हर पर्टिकुलर वैल्यू से गुणा होगा, माइनस या प्लस से पहले वाली भी और बाद वाली। जैसे यहाँ पर कितना है, ये भी है और एक ये भी, मतलब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/7 ए भी दे रखा है आपको इंटू ए स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, फिर वही 2/7 ए बी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 3b³ अपॉन 2। इस वैल्यू को पूरी को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो अब देख लेते हैं a और a, यहाँ बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो a की पावर 2 और a की पावर a कितना हो गया 2/7 a की पावर 3 और b सिंगल है, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2/7 की जगह 2/7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए a b है तो यहाँ पर आपके पास क्या केवल b³ है, तो 3 ये है और एक ये, तो कितना हो गया, a तो एज इट इज रहा और b कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 से 2 कट रहा था, तो इसका मतलब यहाँ कितना रह गया 1। तो इसका मतलब a तो ऐसा का ऐसा रह गया, b की पावर कितनी है 1, तो 1 की हो गया और 3 कितनी होगी पावर 4। तो ये आपका आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप उसको टिक कर देंगे कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू। ये माइनस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, ये a है, ये b है और ये तो b है, लेकिन ये वेरिएबल अलग है, तो दोनों की शक्ल सेम नहीं है। अगर वेरिएबल की शक्ल सेम होगी देखने में तभी आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाग का, मतलब डिवाइड का। एट्टी फोर m स्क्वायर n क्यूब, m स्क्वायर n क्यूब में 7 m n स्क्वायर से भाग देने पर भागफल। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा वो देखना है। तो 84 m स्क्वायर n क्यूब डिवाइड करना है 7 m n स्क्वायर से। आग लगाने का मतलब बेसिकली इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। तो देखिए इसको 84 को वैल्यू से वैल्यू काट सकता हूँ। 84 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 12। इस m यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो आप घातों को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ज्यादा वाले की तरफ छोटे कम वाले ले जाते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो कितना रह गया, केवल 1 रह गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो कितनी रह गई, 1 रह गई, 3 में से 2 गया। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 12 m। आप अगर डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को इस वैल्यू से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12 mn। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है px = x - 2 की पावर 2 + 4 के शून्यों की संख्या कितनी। इस तरह का अगर आपको पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी मतलब सर्व समीकरण जो याद होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है इसको आप खोल लेंगे तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर मैं खोलूंगा तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके लिए ये है, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2 एक्स, एक टू ये है और एक मतलब ए और बी जो है उसके हिसाब से लिख दिया, प्लस अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस है तो 2 और 2 4, 4x हो गया तो माइनस 4x लिख लीजिए, और ये 4 और 4 कितना हो गया 8। वो बोल रहा है कि इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या भी कितनी होगी 2, तो शून्य कितने होंगे इसके, ये आपके एग्जाम में आया हुआ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आप बता सकते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी 2। क्लियर है। आप यहाँ से नहीं बता सकते, यहाँ तो आपको क्या लग रहा है x एक ही लग रहा है, लेकिन आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है 3 आ रही है, उस हिसाब से आप बता पाएंगे कितने शून्य इसके। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने शून्य हो जाएंगे इसके 2 शून्य, मतलब 2 जीरो हो जाएंगे, ऐसी 2 वैल्यू रखेंगे जिससे कोई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है। इसी के साथ आज पॉलिनोमियल में समाप्त करता हूँ, ठीक है। कल वापस शुरू करेंगे हम फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। थैंक यू।